हेलो दोस्तों, मैं राहुल स्वागत करता हूं आप सबका मैथ्स बाय राहुल एसओ चैनल पे। अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज में आज हमने लिया है 22 सितंबर शिफ्ट 3 का पेपर और उम्मीद है ये सीरीज आप लोगों को पसंद आ रही है। यदि पसंद आ रही है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। आज के शिफ्ट का पहला सवाल है। इसमें बोल रहा है कि 10% प्रति वर्ष वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4500 रुपये पे 5 वर्षों के अंत में देय राशि क्या होगी, मतलब अमाउंट क्या होगा। प्रिंसिपल 4500 है और जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो 10% पर एनम है। 5 साल के बाद अमाउंट क्या होगा। तो इसको निकालने का जो तरीका है वो ये है कि आपको जो प्रिंसिपल है 4500, 1 सालों के बाद कितना हो जाएगा। 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो 10 से 11 हो जाएगा। ठीक है, और ये 5 सालों तक, ठीक है, 5 सालों तक कंपाउंडेड है ना। सॉरी, 5 सालों तक का निकालना है तो इस पर पावर 5 करेंगे। ऐसे ही तो निकालते हैं हम लोग अमाउंट सीआई में। ठीक है, लेकिन आपको ये कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। मैंने आपको बताया था कि आपको कम से कम 10% जो 10% कंपाउंड इंटरेस्ट होता है इसका अलग अलग सालों के लिए क्या इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है ये आप याद रखिएगा। जैसे 10% का 1 साल के लिए तो 10% होता है। 2 साल के लिए सीआई कितना होता है 10% का 21%। 3 साल के लिए 33.1% और 4 साल के लिए 46.41%। मैंने 4 सालों तक का आपको बताया था। तो इतना आपको याद रखना है क्योंकि 10% से बहुत ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं। तो यदि 4 सालों का कंपाउंड इंटरेस्ट 46.41% है तो हम कह सकते हैं कि 4 सालों के बाद जो आपका अमाउंट होगा वो 146.41% हो जाएगा। ठीक है, तो आप पहले 4 सालों के बाद का अमाउंट निकाल लीजिए कि 4500 रुपये 4 साल के बाद कितने हो जाएंगे। तो 4500 रुपये 4 साल के बाद कितने हो जाएंगे 146.41%, यही होंगे। अब 1 साल और निकालना है, मतलब इसका 10% और बढ़ाना है। तो इसका 10% आप बढ़ाइएगा तो सीधा इस 45 से कहीं बढ़ा लीजिए ना। तो 45 से का 10% यानी कि 450। तो ये कितना हो जाएगा 4950। ये निकालना है आपको, यही आपका 5 साल के बाद का अमाउंट आएगा ना। इसमें एक जीरो कट जाएगा और ये 5 से 2 बार में और ये 5 से 99 बार में। तो आपको जो निकालना है वो है 99 गुना 146.41 बटा 2, यही निकालना है। अब थोड़ी देर के लिए सोचिए कि जो 99 इसको यदि आप 100 मान लेते हैं तो आपका कैलकुलेशन आसान हो जाएगा ना। तो जैसे ही आप इस 99 को 100 मानते हैं तो 100 गुना 146.41 ये कितना हो जाएगा 14,641, यही होगा। लेकिन आपने 99 को 100 माना था तो एक घटाना होगा, तो इसमें से आपको माइनस करना होगा 146.41 और यही डिवाइडेड बाई 2 है। यहाँ से जब इसको काटिएगा आप 2 से तो ये मिलेगा कितना 7320, 7320.5। ठीक है, और ये कितना मिलेगा 146.41 को माइनस कीजिएगा तो ये मिलेगा 73.20। इन दोनों को जब आप माइनस कीजिएगा 7320.5 से 73.2 तो ये हो जाएगा 7247.3, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आइए अगले सवाल पे। देखिए ये सवाल थोड़ा सा कैलकुलेटिव तो था, ठीक है, लेकिन आप कैलकुलेशन को स्किप कर सकते थे यदि आपको ये पता है तो। ठीक है, क्योंकि सवाल 10% से बहुत ज्यादा पूछता है तो आप लोग ये याद रखिएगा। ठीक है, आइए अगले सवाल पे। ये अगला सवाल है, इसमें बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या परिमेय संख्या और एक शांत दशमलव दोनों है। तो परिमेय संख्या सी और डी तो परिमेय है ही नहीं, ये दोनों अपरिमेय संख्या है यानी कि रेशनल नंबर है। और ए और बी क्या है, ए और बी चूंकि पी बटा क्यू के फॉर्म में है तो ये दोनों रेशनल नंबर है यानी कि परिमेय संख्या है। लेकिन शांत दशमलव मतलब किसको डिवाइड करने पे जो डेसिमल का पॉइंट आ रहा है, डेसिमल के बाद के जो नंबर आ रहे हैं वो शांत आ रहे हैं, मतलब रुक जा रहे हैं, पूरा पूरा कट जा रहा है। एक होता है पूरा पूरा कट जाना, जब पूरा पूरा कट जाए ना कोई नंबर तो उसको हम लोग कहते हैं शांत दशमलव, मतलब टर्मिनेटिंग डेसिमल। और एक जो कटे ही ना, चलता रहे, जैसे आप 1/3 को जब डिवाइड कीजिएगा 1 से 3 को तो ये होता क्या है 0.3333, ये चलता रहता है। ठीक है, तो ये अशांत है, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग है तो ये नहीं होगा। 4/5 कितना होता है तो ये 0.8 होता है, मतलब ये टर्मिनेट हो गया ना, एक ही बार डिवाइड हो गया। ठीक है, ये पूरा पूरा डिवाइड हो गया तो ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ये टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर है यानी कि शांत परिमेय संख्या। आइए अगले सवाल पे। ये अगला सवाल इसमें बोल रहा है कि रमेश 6 किलोमीटर के लिए 5 किलोमीटर प्रति घंटा और 8 किलोमीटर के लिए 6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता है, उसकी औसत गति क्या है। बहुत ही आसान सवाल है, ऑप्शन नंबर डी सीधा सीधा दिख रहा है। देखिए इसमें दो स्पीड दिया हुआ है, एक तो 5 किलोमीटर प्रति घंटा और एक
किलोमीटर प्रति घंटा। और यदि दो चीज़ों का आप एवरेज निकालते हैं तो जो भी एवरेज आता है इन दोनों के बीच में आता है ना, बाहर तो जा ही नहीं सकता। तो इन दोनों के बीच में एक ही नंबर है 5.53। ठीक है, ना ही 5 आएगा ना ही 6 आएगा, इसके बीच का संख्या आएगा। जब भी दो स्पीड का आप एवरेज स्पीड निकालेंगे तो जो बीचों बीच उसका एवरेज आता है, मतलब 5 और 6 के बीच का ही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी। आइए अगले सवाल पे। ये अगला सवाल है, इसमें बोल रहा है कि गोले का आयतन 144 पाई सेंटीमीटर क्यूब है। यदि गोले की त्रिज्या को दोगुना कर दिया जाए तो आयतन कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा। ठीक है, तो यदि त्रिज्या को दोगुना किया जाएगा तो त्रिज्या 1 से कितना हो जाएगा, 2। ठीक है, यदि रेडियस 1 से 2 हो गया तो मैंने बताया था वॉल्यूम क्या होता है, रेडियस का क्यूब। तो आयतन भी कितना हो जाएगा, 1 का क्यूब से 2 का क्यूब, यानी कि 1 से कितना हो गया आयतन, 8। कितना बढ़ गया, 7। तो 1 से 7 बढ़ने का मतलब क्या है, 700% बढ़ना। ठीक है, आइए अगले सवाल पे। ये अगला सवाल है, इसमें बोल रहा है कि एक आयताकार भूखंड की लंबाई 12.75 मीटर और चौड़ाई 6.2 मीटर है। इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। तो लंबाई कितना है, 1275, यानी कि 1275 और गुना 62 लिख लेते हैं, और डिवाइडेड बाय, दोनों का दशमलव हटाएंगे तो 100 और 10 ये मिलेगा। आपको यही गुना करना है। तो या तो आप इसको काट के लिख लीजिए कि कितना आएगा। ठीक है, डिवाइड करना भी ज़्यादा मुश्किल है नहीं, लेकिन हम इसको डिवाइड नहीं करेंगे। इसका आंसर सीधा सीधा हमें ऑप्शन नंबर ए दिख रहा है। रीजन क्या है कि देखिए, थोड़ा कैलकुलेशन को आप लोग फास्ट बनाइए। तो फास्ट बनाने के लिए आपको सोचना होगा थोड़ा सा। ये 1275 है ना, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये नंबर 25 का मल्टीपल है। 25 का ओड मल्टीपल है। ओड मल्टीपल का मतलब हो गया कि 1275 में 2 नहीं है। ठीक है, ये संख्या सिर्फ 25 का मल्टीपल है। ठीक है, तो ये 25 का मल्टीपल है। और यहाँ पे जब आप देखिएगा 62 को, तो 62 2 का मल्टीपल है। यानी कि ये जो पूरा नंबर है 1275 गुना 62, ठीक है, ये 50 का मल्टीपल है। ये पूरा नंबर 50 का मल्टीपल है, और 50 का ऑड मल्टीपल है, मतलब 50 के निकालने के अलावा इसमें और कोई 2 बचेगा नहीं इस नंबर में। आपने एक बार 50 साइड किया तो ये नंबर ऑड बचेगा। ठीक है, क्योंकि इसमें 2 का मल्टीपल एक ही संख्या था 62, वहां से आपने 2 निकाल लिया, और 1275 तो 2 का मल्टीपल ही नहीं था। यानी कि ये जो पूरा नंबर है ना, ये 50 का ऑड मल्टीपल है। ठीक है, तो यदि कोई संख्या 50 का ऑड मल्टीपल है ना, तो इसका मतलब ये होगा कि उस संख्या का आखिरी 2 डिजिट 50 आएगा। ठीक है, और यदि इस संख्या का आखिरी 2 डिजिट 50 आ रहा है और नीचे डिवाइडेड बाय 1000 है, तो इसका मतलब ये होगा कि 1000 से जब आप किसी चीज को डिवाइड करते हैं तो 3 पीछे से 3 नंबर छोड़ के दशमलव पड़ता है। तो पीछे से जब आप 3 नंबर छोड़िएगा तो ये 0 पहला नंबर, ये 5 दूसरा नंबर, एक नंबर और छूटेगा, उसके बाद दशमलव पड़ जाएगा। तो जैसे ही आप दशमलव दीजिएगा तो आपको आंसर दिख जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, कि दशमलव के बाद एक संख्या और फिर 5 होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, हालांकि आप इसको गुना भी कर सकते थे, बहुत टफ नहीं था। आइए अगले सवाल पे। ये अगला सवाल है, इसमें बोल रहा है कि एक रेसिपी में 5 सर्विंग्स के लिए 0.625 लीटर दूध की आवश्यकता। अच्छा, एक बात और, ये जो सवाल है ना, आपको लगेगा कि ये छोटा सा कैलकुलेशन था, इसमें हम क्यों फालतू का दिमाग लगाएं। ठीक है, लेकिन ये सवाल एक छोटा सा सवाल था, लेकिन बहुत सारे ऐसे सवाल मिलेंगे जहां पे आपको कैलकुलेशन से बचा सकता है ये टेक्निक। यदि आपको ये टेक्निक आती है ना, तो बहुत सारे सवालों में, सिर्फ इस सवाल की बात नहीं कर रहा हूं मैं, बहुत सारे ऐसे सवाल होंगे जहां आप कैलकुलेशन को स्किप कर सकते हैं, सीधा ऑप्शन से आउट कर सकते हैं। उसके लिए आपको जानना पड़ेगा ये जो मल्टीपल होता है, इससे हम लोग ऑप्शन कैसे निकालते हैं। ठीक है, सवाल बनाने के बहुत सारे तरीके हैं, और उसमें सवाल बनाने के लिए हमेशा ये जरूरी नहीं है कि आप सवाल को कैलकुलेट करें। कैलकुलेशन के अलावा हर एक सवाल को बनाने के बहुत सारे टूल्स होते हैं, जिसमें एक होता है मल्टीप्लीकेशन खोजना, कि इसका क्या फैक्टर है। ठीक है, फैक्टर खोज के आप ऑप्शन से आउट कर सकते हैं। दूसरा होता है डिविजिबिलिटी से चेक करना, जो रिमाइंडर थ्योरम होता है उससे भी आप चेक कर सकते हैं। अप्रोक्सीमेशन लगाना, अंदाजा लगाना, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। ठीक है, वो धीरे धीरे हम सिखाएंगे आपको, जैसे जैसे आप इस सेट के साथ बने रहेंगे आप सीखते जाएंगे। इस सवाल में इस ट्रिक का बताने का सिर्फ यही मतलब था कि आप सीखें। ठीक है, हालांकि इस सवाल के लिए यदि हम बात करें तो यदि आपको ट्रिक नहीं भी आता था तो भी आप 30 सेकंड में बना सकते थे, और यदि आता होता ना तो आपको ये लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ती। इतना आप सीधा सीधा आंसर टिक मार देते 79.05। ठीक है, आइए अगले सवाल पे। ये अगला सवाल है, इसमें बोल रहा है कि एक रेसिपी में 5 सर्विंग्स के लिए 0.625 लीटर दूध की आवश्यकता होती है, तो 3.75 लीटर दूध से कितनी सर्विंग्स बनाई जा सकती है। ठीक है, तो सवाल ये है कि 0.625
लीटर से 5 सर्विंग्स बनाई जा सकती है, ठीक है? कोई भी 5 ड्रिंक मान लेते हैं बनाई जा सकती है। तो आपसे पूछ रहा है 3.75 लीटर से, तो 3.75 लीटर से कितनी बनाई जा सकती है? ये निकालना है आपको। तो कितनी बनाई जाएगी? 5 डिवाइडेड बाय 0.625 और इंटू 3.75, यही तो बनाई जा सकती है ना, ठीक है? एक जीरो यदि यहाँ हम बिठा लें तो कोई दिक्कत नहीं है। इसको काट देते हैं, ठीक है? दशमलव के बाद 3 नंबर है दोनों जगह। अब इसको 125 से काटिएगा तो 125 से कट जाएगा कितने बार में? 125 तिया 375 यानी कि 30 बार में। और ये 125 से कट जाएगा कितने बार में? 5 बार में। तो ये 5-5 कैंसिल आउट हो गया। यानी कि कितना ड्रिंक बनाया जा सकता है, कितना सर्विंग बनाया जा सकता है? 30। ऑप्शन नंबर बी। आइए अगले सवाल पे। ये अगला सवाल है, इसमें बोल रहा है कि डी और ई ने समान निवेश के साथ एक व्यवसाय शुरू किया। 4 महीने बाद डी ने 10,000 रुपये और जोड़ दिए। 1 वर्ष के अंत में यदि कुल लाभ 33,000 रुपये है और ई का हिस्सा 15,000 रुपये है तो उनका प्रारंभिक निवेश क्या था? देखिए यहाँ दो लोग हैं, डी और ई। डी और ई दोनों जो है एक्स इन्वेस्ट करते हैं। मान लेते हैं दोनों ने स्टार्टिंग में एक्स इन्वेस्टमेंट किया, तो आपको एक्स का वैल्यू ही पूछ रहा है सवाल में कि एक्स की क्या वैल्यू होगी। और उसके बाद क्या हुआ कि 4 महीने के बाद डी ने 10,000 रुपया और जोड़ दिया। तो 4 महीने के बाद डी का जो इन्वेस्टमेंट हो गया वो कितना हो गया? एक्स प्लस 10,000, ठीक है? तो इनका प्रॉफिट का रेशियो क्या हो जाएगा? जिस रेशियो में इन्होंने इन्वेस्ट किया, जिस रेशियो में इन्होंने इन्वेस्ट किया उसी रेशियो में इन्हें प्रॉफिट मिलेगा। इन्वेस्टमेंट और टाइम का मल्टीप्लीकेशन का रेशियो। तो देखिए डी ने एक्स जो है पहले 4 महीने के लिए किया था और अगले 8 महीने के लिए एक्स प्लस 10,000 किया था, और ई ने पूरे 12 महीने के लिए एक्स का ही इन्वेस्टमेंट किया। तो इनका प्रॉफिट का रेशियो इसी रेशियो में बटेगा जिस रेशियो में इन्होंने इन्वेस्ट किया, जिस टाइम के लिए इन्वेस्ट किया। तो यहाँ से डी का यदि इन्वेस्टमेंट और टाइम का मल्टीप्लीकेशन देखेंगे तो ये हो जाएगा 4x प्लस 8x, कितना आ जाएगा? 12x, और प्लस 8 गुना 10,000 यानी कि 80,000, ठीक है? और ई का कितना आ जाएगा? 12x। तो इसी रेशियो में इनको प्रॉफिट बंटना चाहिए जिस रेशियो में इन्होंने इन्वेस्ट किया है। आप प्रॉफिट देखिएगा तो ई को 15,000 मिल रहा है, तो ई को यदि 15,000 मिल रहा है तो डी को कितना मिला होगा? टोटल प्रॉफिट 33,000 का है और ई को 15 मिला, तो डी को कितना मिला होगा? 18,000। यानी कि इनका प्रॉफिट का रेशियो क्या? 18 और 15। इसको यदि काट देंगे तो 3 से दोनों कटेगा, तो 6 और 5 का रेशियो आ जाएगा, सीधा यही लिख सकते हैं। इनके प्रॉफिट का जो रेशियो है वो 6 और 5 है, ठीक है? यहाँ से देखिए 5 यूनिट बराबर 12x है और 6 यूनिट बराबर 12x प्लस 80,000 है, यानी कि ये 1 यूनिट की वैल्यू होगी 80,000, क्योंकि ये जो 12x है ना, ये 5 यूनिट की वैल्यू है। यहाँ पे देखिए 12x 5 यूनिट की वैल्यू है, तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू 80,000 आ जाएगी। तो यदि 1 यूनिट की वैल्यू 80,000 आ गई तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4 लाख, यानी कि 12x बराबर किसके हो जाएगा? 4 लाख के। 12x हो गया 4 लाख के बराबर, 4 लाख, ठीक है? तो आपको निकालना क्या है? x ही तो निकालना है, तो x कितना हो जाएगा? 4 लाख बटा 12, यानी कि 4 तिया 12, 1 लाख बटा 3, और 1 लाख बटा 3 होगा क्या? ऑप्शन नंबर सी, ठीक है? आइए अगले सवाल पे। ये अगला सवाल है, इसमें बोल रहा है कि x अनुपात y 2:5 है, तो 2x प्लस 3y और x प्लस वाई का रेशियो पूछ रहा है आपसे। तो यहाँ पे बस x और y की वैल्यू रख दीजिए। तो x की वैल्यू 2 रखिएगा तो हो जाएगा 4, और प्लस y की वैल्यू 5 रखिएगा तो हो जाएगा 15। यहाँ पे 2 और 5 कितना आ गया? 19:7, ऑप्शन नंबर ए। आइए अगले सवाल पे। ये अगला सवाल इसमें बोल रहा है कि एक संख्या ऐसी है कि यदि आप उसमें वर्ग करें उसका और फिर उसमें से उस संख्या को दोगुना घटाए तो परिणाम 80 आता है। मतलब यदि कोई संख्या x है, उसका आप स्क्वायर करते हैं, उसमें से 2x घटाते हैं तो वो 80 आ जाएगा। तो x की वैल्यू क्या होगी? ऑप्शन से दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है? 10 का स्क्वायर 100 माइनस 20, 80 आ जाएगा। आइए अगले सवाल पे। ये अगला सवाल है, इसमें बोल रहा है कि एक त्रिभुज के 3 शीर्ष ए बी सी हैं और ए बी सी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, आपको इसका एरिया निकालने बोल रहा है। तो जो ट्रायंगल का यदि आपको कोऑर्डिनेट पता हो ना, तो इसका एरिया का सीधा सीधा एक फॉर्मूला होता है। हालांकि हम फॉर्मूला का यूज नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी आप लोग फॉर्मूला जान लीजिए। जो ट्रायंगल का जो फॉर्मूला होता है एरिया का, उसके कोऑर्डिनेट से निकालने का, वो होता है एरिया इक्वल टू 1/2, ठीक है, मोड x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 और प्लस x3 y1 माइनस y2, ठीक है? देखिए मोड हम लोग इसलिए लगाते हैं, ये जो मोड है इसको इसलिए लगाते हैं
ताकि इसके अंदर यदि कोई नेगेटिव नंबर हो ना तो मोड उसको पॉजिटिव कर देता है, और आपको पता है एरिया नेगेटिव में तो हो नहीं सकता, इसलिए उसको पॉजिटिव करने के लिए मोड लगाते हैं। अब देखिए इसको याद करने का क्या ट्रिक है कि यहाँ पे देखिए 1 2 3 रिपीट हो रहा है, 1 2 3, ठीक है। 3 जैसे ही खत्म होगा फिर 1 2 3 रिपीट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 1 2 3 रिपीट हुआ, और 2 से यदि शुरू करेंगे तो 2 3 और 1, 3 से शुरू करेंगे तो 3 1 और 2, ये रिपीट हो रहा है। तो ये याद करने का आपका तरीका है, ठीक है। अब देखिए हमको इस फॉर्मूले को यूज करने की जरूरत नहीं है, अब हम बताते हैं आपको अपना तरीका। इसमें हम करते क्या है, समझने के लिए आपको पहले इस फिगर को समझना होगा। यदि एक ट्रायंगल बनाए हम लोग नंबर लाइन पे एक्स वाई एक्सिस पे, ये एक्स वाई एक्सिस है अपना, ये एक्स है और ये वाई एक्सिस है। इसके अंदर कहीं पे ट्रायंगल है और ट्रायंगल के कोऑर्डिनेट से दिख रहा है कि तीनों कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है। यहाँ पे x1 y1, x2 y2 और x3 y3 तीनों पॉजिटिव है, यानी कि ये जो कोऑर्डिनेट ट्रायंगल रहा होगा ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहा होगा, कुछ ऐसा, ठीक है। इसमें जो a b और c है, ये हो गया a, ये हो गया b और ये हो गया c, ठीक है। तीनों कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं। अब एक बात बताइए, यदि हम a को किसी तरह से जीरो पे ले आए, a को साइड करेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? देखिए, यदि इस ट्रायंगल को हम इधर उधर मूव कर रहे हैं तो क्या इसका एरिया बदल रहा है? नहीं बदल रहा है ना। ट्रायंगल का एरिया तो वही है, यहाँ भी रखेंगे तो वही होगा, यहाँ भी रखेंगे तो वही होगा, यहाँ भी रखेंगे तो वही होगा। ट्रायंगल का एरिया तो नहीं बदल रहा है ना, यहाँ पे भी है तो वही है। इसी तरह से यदि इस ए को हम लोग कोऑर्डिनेट पे लाके मिला दें, सॉरी ओरिजिन पे, ये जो अपना ओरिजिन होता है इसको 0 0 कहते हैं, यदि इसको हम लोग ओरिजिन पे ला दें ए पॉइंट को, तो हमारा सवाल बहुत ही आसान हो जाएगा ना। यहाँ पे ए को 0 0 पे लाने का मतलब हुआ कि ए का कोऑर्डिनेट x1 और y1 0 0 हो गया, और जैसे ही 0 हुआ ये पहला वाला टर्म x1 0 हो जाएगा, और यहाँ से भी y1 0 हो जाएगा, यहाँ से भी y1 0 हो जाएगा। अब आपका एरिया का जो सीधा सीधा फॉर्मूला होगा वो क्या हो जाएगा, 1/2, ठीक है, x2 y3 माइनस x3 y2, यही तो होगा ना। कितना आसान हो गया ये, ठीक है। मैंने क्या किया, ट्रायंगल को खिसका के 0 0 पे ला दिया, ठीक है। ये जो अपना ट्रायंगल था, एक सेकंड, ये पूरा मूव हो गया, ठीक है। ट्रायंगल को खिसका के उसके एक कोऑर्डिनेट को 0 0 पे ला दिया। जैसे ही 0 0 पे लाया तो x1 और y1 0 हो गया। 0 होने से हमारा सवाल बहुत ही आसान हो गया, ठीक है। सिर्फ ये हमें निकालना पड़ेगा अब, एरिया निकालने के लिए इसकी वैल्यू निकालनी होगी। समझ गए ये हुआ कैसे? अब देखिए अब हम क्या करेंगे, हम 0 करेंगे कैसे, इसको मिटाते हैं, ठीक है। इसको 0 करने के लिए एक सेकंड इसको भी नीचे कर लेते हैं। देखिए इसको 0 करने के लिए हमें x में से 2 घटाना होगा हर जगह से। यहाँ से 2 घटेगा, इसको 0 0 कर दिया हमने, यानी कि x को 2 घटाया और y को 3 घटाया। तो यहाँ से भी x को 2 घटाना होगा, y को 3 घटाना होगा, x को 2 घटाना होगा, y को 3 घटाना होगा। तो ये कितना हो जाएगा, b का कोऑर्डिनेट 5 और -2, c का कोऑर्डिनेट 2 और 3, ठीक है। और a वाला तो 0 0 ही हो गया ये तो, ठीक है। तो बस यहीं पे पुट कर देना इसको, एरिया क्या हो जाएगा 1/2 x2 माइनस y3, यानी कि 5 गुना 3 15, माइनस x3 माइनस x3 इंटू y2, x3, सॉरी x3 है क्या ये, हाँ x3 यानी कि ये 2 और गुना y2, 2 गुना -2 यानी कि माइनस माइनस प्लस 4, कितना आ गया 15 4 19/2 9.5, ठीक है। मतलब सिर्फ इसी फॉर्मूला से हम निकाल सकते हैं कब, यदि उसके एक कोऑर्डिनेट को हम लोग 0 कर दें, ठीक है। 0 करने के लिए क्या करेंगे, पहले वाले कोऑर्डिनेट को 0 बनाएंगे तो देख लेंगे x को कितना घटा रहे हैं और y को कितना घटा रहे हैं, बाकी सारे कोऑर्डिनेट में से उतना घटा देंगे। जैसे यहाँ पे a को 0 0 करने के लिए 2 और 3 घटाना था, तो हर जगह से 2 और 3 घटा दिया हमने, और जो भी कोऑर्डिनेट आएगा इसी पे हम सवाल को बना देंगे सीधा इस फॉर्मूले का यूज करते हुए, ठीक है। आइए अगले सवाल पे। ये अगला सवाल है, इसमें बोल रहा है कि एक व्यक्ति ने अंकित मूल्य पे 20% की छूट पे एक साइकिल खरीदा। उसने मरम्मत पे 400 रुपये खर्च किए और 4800 रुपये में साइकिल बेच दिया, जिससे उसे 25% का लाभ हुआ। अंकित मूल्य क्या था? देखिए यदि आप इसमें एक चीज सोच पाएंगे ना तो आप इसका आंसर सीधा सीधा टिक मार देंगे, 4300, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी। रीजन ये है कि आप खुद सोचिए किसी भी चीज का सीपी क्या होता है, जितने में उसने सामान खरीदा और प्लस मरम्मत में यदि कुछ खर्च किया, वो दोनों जोड़ के सीपी होता है ना। मान लेते हैं कि उसने कुछ रुपए में साइकिल खरीदी होगी, वो भी उसका सीपी होगा, और साइकिल के मरम्मत पे यानी कि उसके रिपेयर में जो खर्च किया होगा उसको भी तो ऐड करेगा ना सीपी में, प्रॉफिट लेने में तो उसको भी ऐड करेगा।
और जो प्रॉफिट है 25% का जो सवाल में दिया हुआ है वो किस पे होता है? सीपी पे ही होता है। सीपी दो कंपोनेंट है यहाँ पे, एक तो साइकिल जिस प्राइस पे खरीदा और जो मरम्मत करने में खर्च किया, इन दोनों को जोड़ के सीपी मिलेगा। तो दोनों पे 25% का प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि मरम्मत पे उसने 400 रुपये खर्च किए, तो 400 पे 25% बढ़ाएंगे तो 500 हो जाएगा ना। यानी कि इस 4800 रुपये में जो उसने सामान बेचा, इसमें 4300 प्लस 500 रुपये शामिल है। ये 500 क्या है? मरम्मत को 25% जब आपने बढ़ाया, मरम्मत पे उसने 400 खर्च किया था, ठीक है, और उस पर 25% का प्रॉफिट ले लिया, तो 500 रुपये। तो आप यहां से यदि 500 हटा दें, ठीक है, तो आप सीधा सीधा सवाल को ये बना सकते हैं कि मरम्मत पे कोई खर्च ही नहीं हुआ। आपका सीधा सीधा आप सवाल ये होगा कि किसी व्यक्ति ने अंकित मूल्य पे 20% की छूट के साथ एक साइकिल खरीदा और उसको 4800 में बेच दिया। सवाल सीधा ये हो गया, इस लाइन का कोई यूज ही नहीं हुआ, क्योंकि मरम्मत पे उसने जो 400 खर्च किए थे उसका 25% प्रॉफिट लेने के बाद उसका प्राइस 500 हो रहा था, तो इस 48 में से 500 हटा दिया हमने और सीधा सवाल ये बना लिया कि एक व्यक्ति ने अंकित मूल्य पे 20% की छूट के साथ एक साइकिल खरीदी और उसको 4300 में बेच दिया, सिंपल, जिससे उसको 25% का प्रॉफिट हुआ। तो देखिए, यदि उसने एक्स रुपये में साइकिल खरीदी थी, सॉरी एक्स रुपये साइकिल का अंकित मूल्य था, तो उस पर 20% का छूट मिला, यानी कि 5 की चीज को उसने 4 में खरीदा और फिर बेच कितने में दिया? 25% का प्रॉफिट लेके, यानी कि 4 की चीज को 5 में बेच दिया। कितने में बेचा? तो 4300 में बेचा। यहां से देखिए दोनों कैंसिल आउट, एक्स का वैल्यू कितना आ गया? सीधा सीधा 4300, यानी कि जितने में खरीदा था, मतलब जो उसका अंकित मूल्य था उतने में ही बेच दिया। ऑप्शन नंबर डी। आइए अगले सवाल पे। ये अगला सवाल इसमें बोला है कि एक मिश्रण में 60% दूध है, यदि 80 लीटर मिश्रण है और 20 लीटर पानी मिलाया जाता है तो दूध का नया प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए, पहले 80 लीटर मिश्रण में 60% दूध था, तो यदि 80 लीटर मिश्रण में 60% दूध था तो 80 का 60%, 8 छक्के 48, 48 लीटर क्या था? दूध। उसमें से 20 लीटर पानी और मिला दिया गया, यानी कि अब मिश्रण कितने का हो गया? 100 लीटर का। दूध तो उतना ही रहा 48 लीटर, मिश्रण कितना हो गया? 100 लीटर। तो यही पूछ रहा है कि अब दूध कितना परसेंट हो गया, तो 100 लीटर का 48 लीटर कितना परसेंट होगा? 48%। आइए अगले सवाल पे। 15 लड़के 20 दिनों में एक घर बना सकते हैं, तो 20 लड़के उसी काम को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं? तो इन दोनों को एक्सचेंज कर लीजिए ना, या तो 15 लड़के 15 बॉय गुना 20 डे बोलिए, या इसी चीज को आप एक्सचेंज करके लिख दीजिए, इसको ये भी बोल सकते हैं 20 बॉय इंटू 15 डे, सेम चीज है ये दोनों। तो सवाल वही पूछ रहा है 20 लड़के कितने दिनों में, तो 15 दिन में। मतलब मैंने क्या किया, इन दोनों को एक्सचेंज कर लिया, 15 और 20 को, कोई फर्क नहीं है, दोनों गुना ही है ना, तो गुना को आगे पीछे कर सकते हैं आप। ए इंटू बी को बी इंटू ए भी तो लिखा जा सकता है। आइए अगले सवाल पे। ये अगला सवाल इसमें बोल रहा है कि 20 पुरुष एक काम को 15 दिनों में कर सकते हैं, तो 60 पुरुष 6 दिनों में काम का कितना प्रतिशत भाग करेंगे? देखिए, यदि 20 पुरुष एक काम को 45 दिनों में कर सकते हैं, तो आप खुद बताइए कि यदि पुरुष 2 गुने हो जाएंगे तो काम आधे दिनों में कंप्लीट हो जाएगा ना, 3 गुने हो जाएंगे तो काम 1/3 दिनों में कंप्लीट हो जाएगा ना। कहने का मतलब ये है कि यदि कोई काम 20 पुरुष 45 दिनों में कर सकते हैं, तो 60 पुरुष 15 दिनों में करेंगे ना। ठीक है, समझ रहे हैं बात को आप लोग? पुरुष 3 गुने हो गए तो काम 1/3 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि मेन जितना बढ़ेगा टाइम उतना कम होगा ना। तो 20 पुरुष 45 दिनों में, तो 60 पुरुष 15 दिनों में, सेम चीज है। तो 60 पुरुष 15 दिनों में काम कंप्लीट कर सकते थे, लेकिन सिर्फ 6 दिन काम किया, तो कितना परसेंट काम किया? ठीक है, तो 15 दिन का काम सिर्फ 6 दिन किया, तो कितना परसेंट किया यहीं से निकाल लेंगे, 6/15। 6/15 यानी कि 2/5 आएगा क्या? 2/5। आपको पता है 1/5 20% होता है, तो 2/5 40% होगा। आइए अगले सवाल पे। ये अगला सवाल है, इसमें बोला है कि एक प्रिज्म का आधार एक आयत है जिसकी लंबाई उसकी चौड़ाई के दोगुनी है। आधार का परिमाप 30 सेंटीमीटर है। प्रिज्म की ऊंचाई पहले परत में 15 सेंटीमीटर से चौथी परत में 9 सेंटीमीटर तक अंक गणितीय प्रगति में कम हो जाती है। प्रिज्म का कुल आयतन क्या है? देखिए, प्रिज्म का जो आयतन होता है वो क्या होता है? बेस का एरिया इंटू हाइट, यही तो होता है। तो आपको बेस दिया हुआ है कि बेस जो है एक आयत है, रेक्टेंगल है, और उसका परिमाप दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर, और ये भी दिया हुआ है कि लंबाई चौड़ाई के दोगुनी है, यानी कि उसकी लंबाई यदि एक है,
सॉरी, चौड़ाई यदि 1 है तो लंबाई 2 है, ठीक है। यानी कि यदि चौड़ाई x है तो लंबाई 2x है। परिमाप कैसे निकलता है? लंबाई प्लस चौड़ाई का 2 गुना, ठीक है। आयत का परिमाप क्या होता है? 2 इंटू एल प्लस बी, लेंथ प्लस ब्रेथ, इक्वल टू परिमाप दिया हुआ है 30। यहां से ये लेंथ है, ये ब्रेथ है, तो आप बोल सकते हैं 3x 6x इक्वल टू 30 आ जाएगा। यानी कि x इक्वल टू 5। यहां से लंबाई और चौड़ाई मिल गया। लंबाई कितना? 5 गुना 2 10, चौड़ाई कितना? 5, ठीक है। आपको लंबाई और चौड़ाई मिल गया। अब आप निकाल सकते हैं, आपको हाइट निकालना पड़ेगा क्योंकि हाइट अलग अलग लेवल में है। प्रिज्म जो है 4 अलग अलग प्रिज्म से बना है। पहले प्रिज्म का जो हाइट है वो 15 सेंटीमीटर है, दूसरे का कम हुआ, तीसरे का कम हुआ और चौथे का 9 सेंटीमीटर है, ठीक है। और ये जो है ना, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, तो मैंने बताया है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का एवरेज निकालने के लिए आप सिर्फ पहले और आखिरी नंबर को जोड़ के 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो इसमें जो सबसे पहली परत है उसकी ऊंचाई 15 है और जो सबसे आखिरी परत है उसकी ऊंचाई 9 है। इन दोनों को जोड़ के जब आप 2 से डिवाइड करेंगे तो एवरेज ऊंचाई निकल जाएगा। 15 ना 24 बटा 2, 12, 12 सेंटीमीटर एवरेज ऊंचाई आ गया। और ऐसे ऐसे 4 परत है तो टोटल ऊंचाई कितनी हो जाएगी? 12 गुना 4, 48, ठीक है। आपको हाइट मिल गया कितना? 48। प्रिज्म का आयतन निकालना है। आयतन होता क्या प्रिज्म का? बेस का एरिया इंटू हाइट। बेस का एरिया क्या होगा? बेस में क्या है? आयत है, तो आयत का एरिया लंबाई गुने चौड़ाई, यानी कि 10 गुने 50, 10 गुने 5, एरिया कितना आ गया? 50, और हाइट कितना है? 48। यही वॉल्यूम हो जाएगा आयतन प्रिज्म का। 48 गुने 50 यानी कि 2400। आइए अगले सवाल पे। देखिए, इन सब सवालों को मैंने पहले भी बताया, 3-4 शिफ्ट में पहले बताया, इसलिए यहाँ डिटेल में नहीं बता रहे हैं, फिगर के साथ नहीं बता रहे हैं। आपको यदि समझना है डिटेल में तो आप पुराने शिफ्ट का वीडियो देखिए। यहाँ मैं जिस भी सवाल में टाइम नहीं दे रहा हूँ उस सवाल को मैं पहले बता चुका हूँ, ठीक है। और जिस सवाल में पहले टाइम दे चुका हूँ उसको बार बार समय दूंगा तो आप ही लोगों का टाइम वेस्ट होगा। आप लोग यदि नहीं समझ पा रहे हैं तो सेम टाइप के सवाल पिछले शिफ्ट में करवाए हमने। आई थिंक 2 या 3 शिफ्ट में ये सेम सवाल पूछा गया है, सेम टाइप के सवाल, तो वहां से आप देख सकते हैं। आइए अगले सवाल पे। एक व्यापारी 300 रुपये प्रति किलोग्राम और 240 रुपये प्रति किलोग्राम वाली चाय की 2 किस्मों को मिलाता है। मिश्रण को बिना लाभ या हानि के 270 रुपये प्रति किलोग्राम पे बेचने के लिए उन्हें किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए? देखिए, 2 चावल को मिला रहा है, एक 300 और एक 240, इसी पे एलिगेशन लगा देंगे। और जो मिश्रण का प्राइस आ रहा है वो कितना आ रहा है? 270, ठीक है। तो यहाँ से देखिए किस रेशियो में आएगा? 270 माइनस 240, 30, और 300 माइनस 270, 30, सेम अनुपात में आ रहा है, 1:1। ऑप्शन नंबर ए। आइए अगले सवाल पे। एक कक्षा में 30 छात्रों के औसत अंक 62 हैं। यदि एक अंक गलती से 62 की जगह 82 दर्ज कर लिए गए थे तो सही औसत क्या है? देखिए, जो गलती हुई है ना वो 20 नंबर की हुई है। 62 की जगह पे 82 दर्ज कर लिया गया था, यानी कि 20 नंबर एक्स्ट्रा दर्ज किया गया था। तो यही 20 नंबर कम किया जाएगा ना, जितना एक्स्ट्रा बढ़ाया गया वही तो कम किया जाएगा। तो एवरेज 30 लोगों पे इतना नंबर कम होगा तो 20 नंबर कम हो जाएगा 30 लोगों पे, तो एवरेज कितना कम होगा? 20/30, यानी कि 2/3, और 2/3 होता कितना है? 0.66, ठीक है, या 0.67 बोल सकते हैं, 0.666 होता है। तो 62 में से जब आप लोग 0.67 घटाइएगा, 67 इसको लिख लेते हैं, 62 में से जब आप लोग 0.67 घटाइएगा तो आपको मिलेगा 61.37। पुराना एवरेज कितना था? 62, और हमने गलती कितनी की थी? 0.67, यही तो माइनस करना है ना, ठीक है। तो माइनस 0.67 आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आइए अगले सवाल पे। दे रहा है साइन ए प्लस कोस इक्वल टू √2 डिवाइडेड बाई 2 है। तो साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए इंटू कोस है। देखिए फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का, ये होता क्या है? साइन ए प्लस कोस ए का होल स्क्वायर हो जाएगा ये, और आपको साइन ए प्लस कोस ए का वैल्यू दे रखा है √2 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि 1/√2। इसको आप 1/√2 भी तो लिख सकते हैं। तो यहाँ पे जब आप 1/√2 रखिएगा, उसका स्क्वायर कीजिएगा तो आपको क्या मिलेगा? 1/2। ऑप्शन नंबर कौन सा? डी। आइए अगले सवाल पे। वह बिंदु ज्ञात कीजिए जहां y इक्वल टू 5x माइनस 10 x अक्ष को काटता है। देखिए, जहां पे भी x अक्ष को काटेगा ना वो x इंटरसेप्ट होता है। मैंने आपको बताया था कि x इंटरसेप्ट निकालने के लिए y को 0 पुट करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप y को 0 पुट कीजिएगा तो आपको x इंटरसेप्ट निकल जाएगा, यानी कि x अक्ष को लाइन कहाँ पे काट रही है। तो y 0 पुट कीजिएगा तो y 0, तो यहाँ से 0 बराबर
5x माइनस 10, तो x इक्वल टू 2 आ जाएगा। y आपने 0 पुट किया तो x 2 आ गया, तो आंसर क्या हो जाएगा 2 0। x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 0। आइए अगले सवाल पे। ये अगला सवाल है, इसमें बोल रहा है कि एक 8 भुजाओं वाले बहुभुज के 7 आंतरिक कोणों के मापों का योग 1000 डिग्री है। आठवें बाहरी कोण का माप क्या है? देखिए, किसी भी बहुभुज के टोटल आंतरिक कोणों का जो योग होता है ना, वो मैंने आपको बताया है 180 इंटू n माइनस 2 होता है। ठीक है, n क्या है? भुजाओं की संख्या। यहाँ पे 8 भुजाओं वाला बहुभुज है तो n की वैल्यू 8, तो 8 रखिएगा तो 180 इंटू 6 हो जाएगा। यानी कि 8 भुजाओं वाले बहुभुज का जो टोटल आंतरिक कोण बनेगा, 8 आंतरिक कोण होते हैं ना 8 भुजाओं वाले बहुभुज में, तो आठों आंतरिक कोण का जो सम आएगा वो आ जाएगा 1080। उसमें से 7 आंतरिक कोण दिए हुए हैं 1000, तो आठवां आंतरिक कोण कितना हो जाएगा? 80 डिग्री। तो यदि आठवां आंतरिक कोण 80 डिग्री होगा, ठीक है, तो जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो कितना होता है? 180 माइनस इंटीरियर एंगल। ठीक है, मतलब जो बाहरी कोण होता है और भीतरी कोण होता है, दोनों जोड़ के 180 होना चाहिए। तो यदि भीतर का कोण 80 डिग्री है तो बाहर का कोण कितना होगा? 100 होगा, तभी तो दोनों जोड़ के भीतरी कोण और बाहरी कोण जोड़ के 180 होने चाहिए। तो भीतर के कोण यदि आंतरिक कोण 80 है, आठवां आंतरिक कोण 80 है, तो आठवां बाह्य कोण क्या होगा? 100। आइए अगले सवाल पे। इसमें बोला है दो त्रिभुज पी क्यू आर और एस टी क्यू। ठीक है, पी क्यू बराबर एस टी, पी आर बराबर एस यू, और कोण क्यू पी आर और कोण टी एस यू दोनों बराबर हैं, तो ये किस नियम से सर्वांगसम है? ठीक है, देखिए दो ट्रायंगल हैं, एक ये, एक ये दोनों ट्रायंगल सर्वांगसम है। सवाल में ही दे रहा है, आपसे पूछा है कि किस नियम से सर्वांगसम होंगे। दो ट्रायंगल है पी क्यू आर और एस टी यू। ठीक है, इसमें बोल रहा है कि पी क्यू एस टी के बराबर है, मतलब ये भुजा इस भुजा के बराबर है, और पी आर एस यू के बराबर है, ये दोनों भुजाएं बराबर है। एक सेकेंड, पी आर एस यू के बराबर है, और इसमें एक कोण भी बराबर दे रहा है, कोण क्यू पी आर यानी कि ये वाला कोण, और कोण टी एस यू यानी कि ये वाला कोण। जब दो ट्रायंगल में दो भुजाएं और उसके बीच का कोण बराबर हो ना, तो वो दोनों भुजाएं सर्वांगसम होती है। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट होती है। तो यदि सॉरी दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होती है, तो यदि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, मतलब समान है, तो किस रूल से? तो साइड एंगल साइड, ये साइड बराबर है, ये भी साइड बराबर है, इसके बीच का एंगल बराबर है, तो साइड एंगल साइड। ऑप्शन नंबर बी। आइए अगले सवाल पे। ये अगला सवाल है, यहाँ पे दे रहा है रूट अंडर 5 प्लस 2 रूट 6। आपको पता है रूट अंडर 5 प्लस 2 रूट 6 को आप तोड़ सकते हैं, रूट 3 प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर है ये। ठीक है, और इसी के ऊपर रूट है ना, स्क्वायर रूट। तो यानी कि आप बोल सकते हैं स्क्वायर रूट 5 प्लस 2 रूट 6 से जो बाहर आएगा वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा रूट 3 प्लस रूट 2। ठीक है, और माइनस में इससे क्या बाहर आएगा? सॉरी माइनस नहीं, प्लस है ना, प्लस इससे क्या बाहर आएगा? इससे आएगा रूट 3 माइनस रूट 2, इससे भी बाहर आएगा, डिवाइडेड बाय रूट 2। यानी कि ऊपर क्या हो गया? ऊपर हो गया 2 रूट 3 और नीचे रूट 2। ये रूट 2 से ये 2 रूट 2 टाइम्स कट जाएगा, यानी कि ऊपर हो गया रूट 2 इंटू रूट 3 यानी कि रूट 6, स्क्वायर रूट 6। ऑप्शन नंबर बी। आइए अगले सवाल पे। ये अगला सवाल इसमें बोल रहा है कि एक जीवा वृत्त के केंद्र पे 70 डिग्री का कोण बनाती है, तो वृत्त के शेष भाग के किसी बिंदु पे उसी जीवा द्वारा बनाए गए कोण का माप क्या होगा? तो यदि कोई जीवा वृत्त के केंद्र पे जितना एंगल बनाती है उसका आधा एंगल बनाती है ना परिधि पे, तो यानी कि केंद्र पे यदि 70 बना रही है तो परिधि पे 35 बनाएगी। ठीक है, और ये उसी तरफ बनाती है जिस तरफ सेंटर होता है। जैसे देखिए एक सर्कल है, इसमें एक जीवा है, ठीक है, ये आपका सेंटर है। यदि सेंटर पे ये जीवा 70 डिग्री एंगल बना रही है, ठीक है, 70 डिग्री बना रही है, तो इसी तरफ सर्कल के इसी तरफ, मतलब जिस तरफ सेंटर है उस तरफ सेंटर पे जितना कोण बनाया उसका आधा बनाएगी, यानी कि ये 35 बनाएगी। ठीक है, उल्टे तरफ नहीं। उल्टे तरफ यदि आप देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा? आपको पता है कि आमने सामने का, चूंकि ये चक्रीय चतुर्भुज होगा ना, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, तो ये कोण और ये कोण जोड़ के आमने सामने का कोण जोड़ के 180 होना चाहिए। ठीक है, तो उल्टे तरफ कितना एंगल बन रहा है? यही जीवा बना रही है ना, जीवा ए बी ही बना रही है उल्टे तरफ, 145 डिग्री बनेगा, क्योंकि 35 प्लस 145 जोड़ने से 180 होना चाहिए। 145 ऑप्शन में है नहीं, तो ऑप्शन 35 का ही होगा। ठीक है, सवाल इसने थोड़ा सा अधूरा दिया है, इसको ये पूछना चाहिए था कि जिस तरफ सर्कल मतलब सेंटर है उस तरफ कितना कोण बनाएगा, उस तरफ की परिधि पे। ठीक है, क्योंकि उल्टे तरफ भी तो परिधि है ना,
तो इधर तो 145 बना रहा है, लेकिन 145 ऑप्शन में है नहीं, इसलिए इसका आंसर 35 हो जाएगा। मतलब जितना सेंटर पे बनाती है उसका आधा बनाती है परिधि पे। ऑप्शन नंबर ए। आइए अगले सवाल पे। एक नियमित पंचभुज के अंदर एक वृत्त खींचा गया है। पंचभुज की एक भुजा द्वारा वृत्त के केंद्र पे बनाया गया कोण क्या होगा? देखिए, वृत्त के केंद्र पे जो एंगल होता है ना, वो 360 होता है टोटल, और उसको पंचभुज में डिवाइड किया जा रहा है। ठीक है, तो 5 से डिवाइड करेंगे। टोटल एंगल 360 होता है ना, ठीक है, और पंचभुज में बांटना है उस 360 को, तो 5 से डिवाइड करेंगे सीधा सीधा। तो पर एंगल कितने का हो जाएगा? 72 डिग्री का। ठीक है, किसी भी एक भुजा के द्वारा जो सेंटर पे जो एंगल बनाया जाएगा वो 72 डिग्री होगा। समझ रहे? जैसे सवाल ये है कि एक पंचभुज है, 1 2 3 4 5। ठीक है, इसके ऊपर एक सर्कल बना देते हैं। ठीक है, एग्जैक्ट तो बना नहीं, लेकिन मैनेज कर लीजिए। अब देखिए, ये हर एक जीवा की तरह काम कर रही है। ये लाइन जीवा की तरह काम कर रही है, ये भी लाइन जीवा की तरह काम कर रही है। आपको पता है कि सेंटर पे टोटल कोण 360 डिग्री होता है चारों तरफ से। तो एक जीवा कितना एंगल बनाएगी? 360 डिवाइडेड बाय 5, क्योंकि टोटल 5 जीवा हैं। 1 2 3 4 और 5, और पांचों जीवाएं बराबर है। तो पांचों जीवाएं बराबर है तो पांचों बराबर एंगल बनाएगी ना। तो टोटल एंगल 360 है, तो उसको 5 से डिवाइड करेंगे तो एक एंगल निकल जाएगा। 360 बटा 5 72 डिग्री। आइए आज के आखिरी सवाल पे। साइन एक्स इक्वल टू 1/√10 दिया हुआ है, आपसे पूछ रहा है सेक एक्स का वैल्यू क्या होगा। तो साइन एक्स बराबर यदि 1/√10 दिया हुआ है, तो आपको पता है साइन एक्स होता क्या है? p बटा एच। तो p की वैल्यू 1 है, h की वैल्यू √10 है, तो आप यहाँ से b का वैल्यू निकाल लेंगे। b का वैल्यू क्या हो जाएगा? एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, यानी कि 10 माइनस 1 9। b की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3। और सेक एक्स होता क्या है? सेक एक्स होता है h बटा बी, यानी कि √10 बटा 3। यही तो होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा होगा, और यदि वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को लाइक कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। मिलते हैं आप लोगों के साथ अगले शिफ्ट के सवालों के साथ, तब तक के लिए बाय।